नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सहारनपुर के देवबंद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2131 करोड़ रुपए की 325 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री का स्वागत कार्यक्रम में भाजपा के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह और अन्य जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कर रही है और उत्तर प्रदेश अब तेजी से विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले विकास कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार का माहौल था। सीएम ने कहा कि सहारनपुर से दिल्ली की दूरी अब एक्सप्रेस वे के माध्यम से काफी कम समय में तय हो रही है, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिली। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए गए। लाभार्थियों ने सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। मैं आज यहां पर 2100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए आप सभी को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि सहारनपुर विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर होकर के समग्र विकास का एक मॉडल जनपद बनकर के। उधर शिवराज सिंह चौहान लखनऊ दौरे पर काकोरी क्षेत्र के रहमान खेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने एक पेड़ आम अनेक अभियान के तहत बागवानी गतिविधियों का निरीक्षण किया। यह कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत संचालित केंद्रीय उत्पादन बागवानी संस्थान में आयोजित किया गया था। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने आम की विभिन्न प्रजातियों की फसल का जायजा लिया और बागवानी तकनीकों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आधुनिक कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम में आम की उन्नत किस्मों और उत्पादन क्षमता को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। वहीं संभल में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। खनन अधिकारी की सूचना पर पुलिस ने बहजोई कोतवाली क्षेत्र के टिकटा रोड पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान मौके पर हड़कंप मच गया और खनन माफिया वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से एक जेसीबी मशीन और एक डंपर जब्त किया है। बताया जा रहा है कि यहां बिना किसी अनुमति के अवैध खनन का कार्य किया जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और मामले की जांच जारी है। दोषियों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कौशाम्बी में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। करारी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गुवारा तैयब में नाली साफ करने को लेकर हुए विवाद में एक महिला के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि सोमवार को हुए इस विवाद में पड़ोसियों ने महिला को जमकर पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के बाद भी स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय समझौता कराने की कोशिश की। परिजनों का कहना है कि अगले दिन महिला ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की। इसके बाद भी कार्रवाई में ढिलाई बरती गई। फिलहाल पीड़ित महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों में भी पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। उधर बलिया में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू हो गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 9 मई को होने वाली लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए दीवानी न्यायालय परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार झा ने किया। इस दौरान उन्होंने लोक अदालत की उपयोगिता और सुलभ न्याय व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से अधिक भागीदारी की अपील की। लोक अदालत के माध्यम से जुर्माने वाले मामले, पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद, बिजली, टेलीफोन बिल, टैक्स, चेक बाउंस और सुलह योग्य फौजदारी मामलों का त्वरित समाधान किया जा सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि इसमें निस्तारित मामलों में अपील का प्रावधान नहीं होता, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। कार्यक्रम में चंद्र प्रकाश तिवारी सहित कई न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, कर्मचारी और पैरालीगल वॉलंटियर्स मौजूद रहे। प्रचार वाहन जिले की सभी तहसीलों में जाकर लोगों को लोक अदालत के महत्व के बारे में जागरूक करेगा। वहीं अमेठी में जिलाधिकारी संजय चौहान ने जल जीवन मिशन के तहत चल रही पेयजल परियोजना की जमीनी हकीकत का निरीक्षण किया। वो रामपुर चौधरी गांव पहुंचे और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर पेयजल आपूर्ति की स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान डीएम ने घर घर जाकर नलों की जांच की और मौके पर नियमित जल आपूर्ति को देखा। भीषण गर्मी को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुबह और शाम के साथ साथ दोपहर में भी पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि पेयजल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच और ओवरहेड टैंक की सफाई समय समय पर कराने के निर्देश भी दिए। जानकारी के अनुसार इस परियोजना से 11 मजरों और 2 राजस्व गांवों के लगभग
620 घरों को पेयजल कनेक्शन का लाभ मिल रहा है। अमेठी में जल जीवन मिशन के तहत 487 परियोजनाओं में से 370 पर जल आपूर्ति शुरू हो चुकी है। वहीं अमेठी में जनगणना अभियान 2026 का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी संजय चौहान और पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने स्वयं ऑनलाइन स्वगणना कर अभियान की शुरुआत की और नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील भी की। प्रशासन ने बताया कि इस बार पहली बार नागरिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं अपनी पारिवारिक जानकारी दर्ज कर सकेंगे। ये सुविधा 7 मई से 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद 22 मई से 20 जून तक मकान सूचीकरण एवं गणना का दूसरा चरण चलेगा, जिसमें प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि सटीक जनगणना आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं की मजबूत नींव साबित होंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल सरकारी पोर्टल पर ही अपनी जानकारी दर्ज करें। वहीं उत्तर प्रदेश एटीएस ने गोरखपुर से बड़ी कार्रवाई करते हुए कुशीनगर के कृष्णा मिश्रा और बाराबंकी के दनियाल अशरफ को गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोप है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहे थे और देश में हमले की साजिश रच रहे थे। सूत्रों के अनुसार कृष्णा मिश्रा मूल रूप से कुशीनगर के हरपुर गांव का रहने वाला है और उसका परिवार फिलहाल सोहरौना में रहता है। बताया जा रहा है कि वो पहले दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, जहां उसकी मुलाकात दनियाल अशरफ से हुई। एटीएस जांच में सामने आया है कि दोनों के संपर्क पाकिस्तान के गैंगस्टरों शाहजाद भट्टी और आबिद जट से थे। कृष्णा मिश्रा के मोबाइल से आबिद जट का संदेश भी मिला है, जिसमें देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर संदिग्ध संदेश लगाने के निर्देश होने की बात सामने आई है। जांच के दौरान कृष्णा के पास से देसी तमंचा कारतूस भी बरामद हुए। एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है और आगे उनके नेटवर्क की जांच की जा रही है। परिजनों का कहना है कि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने कृष्णा को डांटा भी था और परिवार उसे पुलिस के पास ले जाने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने उसे पकड़ लिया। ये भी सामने आया कि अप्रैल महीने में भी कुशीनगर के ही छावनी क्षेत्र से रिजवान अहमद नामक एक संदिग्ध को एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जिससे इलाके में पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी बढ़ी हुई थी। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमको मामला चला जब लड़का यहाँ पे आया, तब हमको कुछ मामले के बारे में हमको पता नहीं था। यहाँ लड़का आया, उसके हाँ। बाद फिर क्या चीज आपको पता चला? वो यहाँ पे जब आया, जब हमको वीडियो दिखाया, जब वहाँ पे उसका फोन आया तब हमको पता लगा। किसका फोन आया था? उसका नंबर? उसके नंबर से विदेशी, वो पाकिस्तानी किसका था, उसी का आया था। फिर उसके बाद जब आपको जानकारी हुई, उसके बाद आपने क्या किया? तो जानकारी हुई भैया, तो हम बोले कि ठीक है, हम इसको थाने में पेश करेंगे। तब तक हम थाने में जाने वाले थे, इसको हम छुड़ाने चले गए क्योंकि नशा मुक्ति में था। हम सोचे इसको बुला के ला के घर पे, तब हम पुलिस बुलाएंगे। हम वो 29 तारीख को यहाँ पे आया, 30 तारीख को हम लोग घर पे आए। पाली 2 तारीख को हम इसको बुलाने गए थे। इसको बुला के लेकर हम लोग 5 बजे आए। 7 बजे वो टीम आ गया लखनऊ का, उसको उठा के लेके चले गए। हमको मौका ही नहीं दिए कि हम पुलिस को हवाले करें उसको। हाँ। अच्छा, कितने दिन से उसके पास फोन आ रहा था पाकिस्तान से? कितने दिन से? भैया ये 10 दिन के अंदर की ये बात है। पहले वो बात ही नहीं करता था, पहले भी उसके पास बड़ा ही फोन रहता था। पहले वो क्या बोलते हैं, पार्क में काम करता था गार्ड का। इसके बारे में उसको पता नहीं था। वो चढ़ावा पे सब किया है। अच्छा, जब उसको जानकारी हुई तो आपने उसको बताया तो उसने क्या कहा? वो बोला मेरा दोस्त बता रहा है, दोस्त का नाम नहीं बताया। अच्छा, उसको डर भी था कि कहीं पाकिस्तान से जो नागरिक फोन कर रहा है वो कुछ किसी तरह का कोई गलत कार्य आप लोगों के साथ में कर रहा है? हाँ, हमको डर था ये बात को। वो ये बात कहा था कि बम से भड़का देंगे सब वो? हाँ, वो बोला था कि मम्मी तू इसको गाली दी है तो बम से भड़का देंगे सब। हम बोले बम से कैसे भड़काएंगे, सब पुलिस बुला रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले हमको मौका ही नहीं दिए। 2 तारीख को हम इनको छुड़ा के लाए। 2 तारीख को 7 बजे तक वो लोग आ गए, पुलिस का टीम। फिर से थाने का भी पुलिस वाले आए थे, थाने का पुलिस लेके आए थे हमारे घर पे। वहीं गोंडा में पुलिस ने तंत्र मंत्र और पूजा पाठ के नाम पर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। कोतवाली नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन पर लोगों को झांसे में लेकर सोने चांदी के आभूषण और नकदी हड़पने का आरोप है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह पर्चे और पैम्पलेट बांटकर लोगों को समस्याओं के समाधान के नाम पर आकर्षित करता था। इसके बाद घरों में पूजा पाठ और तांत्रिक अनुष्ठान कराकर लोगों को भ्रमित किया जाता था। इसी दौरान कलश में जेवर रखवाने और फिर चमत्कार दिखाने के नाम पर सांप जैसी वस्तु दिखाकर डर पैदा किया जाता था, जिसके बाद आरोपी मौके से नकदी और जेवर लेकर फरार हो जाते थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब
1,99,500 नगद, भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण, फर्जी वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल फोन, चार्जर और फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई होंडाई i10 कार बरामद की है। जांच में सामने आया है कि इस गिरोह ने गोंडा के अलावा मनकापुर और बहराइच क्षेत्रों में भी कई लोगों को निशाना बनाया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और उन्हें न्यायालय भेज दिया गया है। कि कोतवाली पुलिस द्वारा सर्विलांस एवं एसओजी टीम की सहायता से एक पूजा पाठ और तंत्र मंत्र करने वाले एक बहुत बड़े गिरोह का खुलासा किया गया है, जो विभिन्न शहरों में जाके पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना के और उनसे ठीक ठाक मात्रा में सोने चांदी एवं रुपए की ठगी करते थे। यहाँ कोतवाली नगर में एक संजय कुमार रस्तोगी है, जो अप्रैल में थाने पे सूचना दिए थे कि हमारे साथ यहाँ मिसरौलिया रोड पे स्थित जो है शिव शक्ति ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान संस्थान है, जिसके संचालक हैं पंडित रामस्वरूप शर्मा एवं अन्य 4 लोग, जो कि ये नाम फर्जी है। इन्होंने मेरे साथ जो है पूजा पाठ के नाम पे 700 की कोतवाली। वहीं ललितपुर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली ललितपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ग्राम खोखरा से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4.104 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान केहर सिंह बुंदेला और छत्रपाल सिंह परमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी लंबे समय से अवैध नशे के कारोबार में शामिल थे और इलाके में मादक पदार्थों की सप्लाई भी कर रहे थे। कोतवाली ललितपुर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे की जांच भी लगातार जारी है। उधर अलीगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती की योजना बना रहे 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई सिविल लाइन पुलिस और कवारसी पुलिस की तरफ से संयुक्त रूप से की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी पंजीपुर रोड स्थित एक खंडर किले में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहे थे और वहीं डकैती की योजना भी बना रहे थे। मौके से 6 अवैध पिस्टल, 4 देसी तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 2 छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक आरोपी सौरभ के खिलाफ आर्म्स एक्ट के कई मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ आरोपी आपराधिक गतिविधियों में लंबे समय से शामिल थे और दिल्ली सहित आसपास के राज्यों में हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क चला रहे थे। एक अन्य आरोपी के बारे में यह भी जानकारी सामने आई है कि वो एक क्राउन प्लाजा होटल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सभी आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास होने की बात पुलिस ने कही है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निर्देशन में की गई और मामले का खुलासा पुलिस लाइन में किया गया। शहर में कुछ फायरिंग के इंसिडेंट हुए थे, उसको अलीगढ़ पुलिस द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया गया, जिसमें एसपी सिटी साहब ने बहुत मेहनत की और पूरी टीम ने, शहर की पूरी टीम ने, स्पेशली CO 3rd के नेतृत्व में सिविल लाइन और क्वारसी की टीम ने इस पर मेहनत की थी। तो कुछ वीडियो हमारे हाथ में आए थे और जन सहयोग भी इसमें मिला था। तो उस वीडियो को जब हम लोगों ने चेक किया तो उसमें आर्म्स की डीलिंग हो गई, तो उसको हम लोगों ने वर्कआउट करना शुरू किया, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पकड़े। तो उसमें हम लोगों ने 12 लोगों को अरेस्ट किया। इनके पास से 6 कंट्रीमेड पिस्टल बरामद हुई, इनके पास से 4 अवैध तमंचे बरामद हुए, इनके पास से 4 व्हीलर गाड़ी बरामद हुई है। इनमें से जो 8 लोग थे, ये रात को एक क्रिमिनल एक्ट करने वाले थे, डकैती की प्लानिंग करके उसमें पुलिस ने पकड़ा है। और जो बाकी 4 लोग हैं, उसमें एक क्राउन प्लाजा होटल का मालिक है, जिसके होटल में ये आर्म्स की डीलिंग होती थी कि इसको बेचनी है। एक दिल्ली के एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उसका नाम सौरभ है, उसने भी पिस्टल यहाँ से ली थी। एक जिम संचालक है, उसने भी पिस्टल ली थी, प्रमोद नाम है। बाकी जो लोग हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उनकी काफ़ी बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसमें एक हाजी कासिफ है, जो मेन इनका सप्लायर है, जो अलग अलग लोगों को पिस्टल की सप्लाई करता है। इसके रेट्स भी वेरी करते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए में पिस्टल बेचता है। और एक पूर्व में सराय हकीम जो केस हुआ था, उसमें एक योगी नाम का व्यक्ति बदमाश पकड़ा गया था, उसको भी इन्होंने पिस्टल की सप्लाई की। में शहर वहीं उन्नाव में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तैयारियों को लेकर बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता से बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा कार्यों की तैयारियों की जानकारी ली। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले के सभी जर्जर स्कूल भवनों की पहचान तुरंत की जाए ताकि बरसात के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बाढ़ से जुड़ी सभी तैयारियां प्राथमिकता के आधार पर पूरी कर ली जाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कृति राज, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गौंड, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HN सिंह, उप जिलाधिकारी सदर, उप जिलाधिकारी बीघापुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं ललितपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 68 वर्षीय बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग के विरधा क्षेत्र में हुआ, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और उसे रौंदते हुए फरार हो गया। मृतक की पहचान पिसनारी मोहल्ला, आपको बता दें, निवासी राजकुमार साहू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो किसी काम से बाहर गए थे, तभी यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है। कौन सी गाड़ी चलाते, कहाँ पर एक्सीडेंट हो मेरा नाम गया? अवधेश सिंह राजपूत, मैं 10:30 पे डॉक्टर की पोस्ट पर हूँ। मुझे बद्दा चौकी से फ़ोन आया, एक अज्ञात वाहन जो कि ब्रिज के ऊपर मोटरसाइकिल से थी, जो कि ट्रक में घले हैं। तो हम लोग बिल्कुल मौके पर पहुँचे, उठाया उनको, सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ललितपुर लेके गया। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने डेथ बताई, फेटल हैं ये। अच्छा, लगभग कितनी उम्र होगी उनकी? इनकी लगभग यही 45 साल। अच्छा, तो क्या बाइक से थे? हाँ, बाइक से। एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? एक्सीडेंट बिरदा बाईपास। उधर अमेठी में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना दौलतपुर एंधी गांव की है, जो गौरीगंज कोतवाली पुलिस क्षेत्र में आता है। जानकारी के अनुसार युवक का शव कमरे के अंदर छत के हुक के सहारे फंदे से लटका हुआ मिला। सुबह जब परिजनों ने यह दृश्य देखा तो घर में चीख पुकार मच गई और पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गाँव में मातम का माहौल बना हुआ है। वहीं अमेठी में प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। सीडीओ कृतिराज द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान कई सरकारी कार्यालयों में भारी अनियमितताएं सामने आई। निरीक्षण के दौरान आधा दर्जन से अधिक कार्यालयों में दर्जनों अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इस पर सीडीओ ने नाराजगी जताते हुए संबंधित लापरवाह अधिकारियों का वेतन रोकने और नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए हैं। सीडीओ ने कार्यालयों में अभिलेखों के रखरखाव की खराब स्थिति और गंदगी पर भी कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही उन्होंने मौजूद कर्मचारियों की तरफ से आईडी कार्ड न पहनने पर भी नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण में जिला समाज कल्याण विभाग, जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मनरेगा सेल, NRLM कार्यालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग समेत कई कार्यालयों में अव्यवस्था पाई गई। कुछ स्थानों पर अधिकारी अनुपस्थित मिले, जबकि कई जगह साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब थी। सीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी समय से कार्यालय में उपस्थित रहकर जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं अमेठी में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां झाड़ियों में खून से लथपथ एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये वारदात पूरे पंडित के पुरवा गांव के पास जामू थाना पुलिस क्षेत्र में हुई है। स्थानीय लोगों ने जब झाड़ियों में शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से अहम साक्ष्य एकत्रित किए। मृतक युवक का ई-रिक्शा घटनास्थल से कुछ दूरी पर खड़ा मिला है, जिससे मामले को संदिग्ध और गंभीर माना जा रहा है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और न्याय की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।